तो आपके सामने उपस्थित हूँ आज एक यूपी कांस्टेबल का अपडेट लेकर के। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पिछली अपनी क्लास में बताया था आपको कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिलेगी वो संभावित है उसका आना नोटिफिकेशन का, वो है नवंबर 2025 में। और उसमें मैंने बहुत संपूर्ण जानकारी, विधिवत जानकारी आपको नहीं दी थी, लेकिन इस वीडियो में आपको सारी क्राइटेरिया, क्या स्ट्रैटेजी होगी आपके एग्जाम की, क्या स्ट्रैटेजी होगी आपके प्रिपरेशन की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंतर्गत। तो देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया कि नोटिफिकेशन जो आनी है वो आनी है नवंबर 2025 में। अब इसमें जो हमको पद देखने को मिलेंगे वो होंगे 22,605 पद, और ये जो पदों की संख्या है ये बढ़ भी सकती है, वो नोटिफिकेशन आने के बाद पर निर्भर। लेकिन अभी जो पद दिखाए जा रहे हैं, जो भी अपडेट मिल रहे हैं, वो 22,605 पद के अपडेट मिल रहे हैं। पिछली बार हमको जो देखने को मिला था वो 60,000 के आसपास जो है वैकेंसियां देखने को मिली थी। इस बार 22,605 पद देखने को मिल रहे हैं। इस बार जो है बहुत ज्यादा जद्दोजहद होगी वैकेंसी को पाने के लिए। इस बार कंपटीशन लेवल बहुत हाई होगा क्योंकि वैकेंसी कम है। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 से 22 जनरल की है, और 18 से 28 जो है वो रिजर्वेशन की है। फीमेल को अगर हम देख लें तो 18 से 25 ईयर यानी 25 ईयर्स तक के जनरल कैटेगरीज के जो भी फीमेल्स हैं वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। 18 से 31 ईयर्स जिनके भी रिजर्वेशन, जिसमें SC ST ये सारे के सारे आ जाते हैं, तो ये सब उसमें फॉर्म्स को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जो क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है आपका वो 10+2, आप किसी भी रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड से हो, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, चाहे वो आप CBSE बोर्ड से हो, आप अगर 10+2 आपका कंप्लीट है तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी है इसकी अगर हम देख लें, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जनरल OBC SC के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर, और ये आपको कहीं की 169 भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो फीमेल हैं उनमें आपको 155 से 160 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो होने वाला है ये आपका मेल का होने वाला है, ये आपका फीमेल का होने वाला है, जो हाइट एलिजिबिलिटी है उसकी। फिर उसके बाद में अगर हम SC ST की बात करें तो 160 सेंटीमीटर जो है ये मेल में देखने को मिलेगा। तो 160 सेंटीमीटर आपको अगर देखने को मिलेगा तो ये मेल्स में जनरल OBC SC कैटेगरी में देखने को मिलेगा। 155 से 160 आपको जो देखने को मिलेगा वो फीमेल्स में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में ST में अगर हम देख लें तो ST में 160 सेंटीमीटर आपको मेल्स का देखने को मिलेगा जो हाइट है, और फीमेल्स का 147 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगर हम बात करें चेस्ट की तो जो मेल्स में होता है वो 78 से 84, और जो ये जनरल OBC SC कैटेगरी के जो भी मेल्स कैंडिडेट्स हैं उनका जो चेस्ट होगा वो 78 से 84 होगा। और जो फीमेल्स जो ST में मेल कैटेगरी है उनका जब क्या कहते हैं ये होगा, तो ये हो जाएगा कि चेस्ट का जो ST कैंडिडेट्स हैं उनका चेस्ट होगा वो 77 से 82 के आसपास 82 होगा। अब इसमें जो रनिंग का क्राइटेरिया आपको देखने को मिलती है मेल्स में वो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में देखने को मिलती है, और जो फीमेल्स में आपको देखने को मिलती है रनिंग की क्राइटेरिया वो 2.4 किलोमीटर 25 मिनट में देखने को मिलती है। यानी यहाँ समय सेम है लेकिन जो किलोमीटर्स हैं उनमें डिफरेंस है, मेल के लिए एक अलग है और फीमेल्स के लिए एक अलग है। अब आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे। ये सारी चीजें तो फिजिकल एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, फॉर्म कब तक आना है, और जो एज लिमिट है वो क्या क्या होने वाली है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अब हम आगे आते हैं अपने एग्जाम पैटर्न पे कि एग्जाम पैटर्न हमारा क्या होने वाला है। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो कुल प्रश्न है, कुल प्रश्नों की संख्या होने वाली है
वो 150 देखने को मिलता है कुल प्रश्न। अब जब ये 150 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक निर्धारित है वह 2 नंबर है, तो यहां पर 150 प्रश्न 300 नंबर के देखने को मिलते हैं। नकारात्मक अंक जो इनमें होता है वो 0.5 होता है, यानी यदि आपने 2 प्रश्न सही किए हैं और आपने 1 प्रश्न गलत किया है तो आपका जो कुल प्रश्नों में सही प्रश्नों की संख्या है वह 1 ही रहेगी। तो ये हो जाता है नेगेटिव मार्किंग का रोल आपके पेपर में। जो इसकी परीक्षा होनी है वो ऑनलाइन नहीं होती है, ऑफलाइन परीक्षा होती है। इसकी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज, वो सारे के सारे आपको करने होते हैं। उसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं, जो सही होता है उस पर आपको टिक करना होता है। ये सारी चीजें हैं, OMR शीट के जरिए आपको आंसर्स अपने करने होते हैं। अब जो जीके जीएस हिंदी मैथ्स रीजनिंग 4 सेक्शंस में ये इनका पेपर होना है। और जीके जीएस के कितने क्वेश्चंस आते हैं ये आप देख लीजिए कि जीके जीएस के 38 क्वेश्चंस जीके जीएस के आते हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के 38 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग के 37 क्वेश्चंस आते हैं। ये कुल प्रश्नों की संख्या 150 हो जाती है। और प्रत्येक प्रश्न चूंकि 2 अंक का होता है इसलिए इसको हम मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 76 और ये हो जाएगा आपका 74, ये हो जाएगा आपका 76, ये आपका 74। ओवरऑल जो मार्किंग होती है, ओवरऑल जो इनका मार्क होता है वो 300 के 300 देखने को मिलता है। अब इसके बाद में अगर हम देखें कि अगला हमारा क्या है कि वैकेंसी कब तक आएगी, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी मतलब गूगल अपडेट मिल रहा है या जो पेपर की कटिंग है या जो इधर उधर से जो जानकारी मिल रही है उसमें हमको देखने को मिल रहा है कि नवंबर 2025 में, वो भी कोई डेट नहीं कंफर्म है कि नवंबर में इसी डेट में वैकेंसी आ जानी है। तो अब इसमें क्या होगा कि नवंबर में हो सकता है आपको स्टार्टिंग नवंबर के वीक में देखने को मिल जाए, हो सकता है मिडिल नवंबर में मिल जाए, हो सकता है नवंबर के लास्ट तक मिले या दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में आपको देखने को मिल जाए। लेकिन आनी है, संभावित जो वैकेंसी आनी है वो आनी नवंबर में ही है। अब इसके बाद में इसका सेफ स्कोर क्या हो, देखिए सेफ स्कोर चूंकि पिछली बार वैकेंसियां बहुत ज्यादा थी तो 60,000 के करीब हमको देखने को मिली वैकेंसी, तो उसमें जो है उस हिसाब से उस आधार पर सेफ स्कोर अगर हम बताएं तो ये मान के चलिए कि उसका कुछ और था। इस बार सेफ स्कोर इसमें एक चीज तो ये है कि बहुत ज्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो इसका जो सेफ स्कोर अगर हम देखें तो सेफ स्कोर के बारे में अभी पहले आप इसकी प्रिपरेशन में लग जाइए, अभी पहले आप इसकी तैयारी में लगे। और तैयारी में का क्या मतलब है कि जो बच्चा पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा है और जो बच्चा सिर्फ इस उम्मीद पे बैठा है कि जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, क्योंकि पता नहीं वैकेंसी आती भी है कि नहीं आती है, तो सेफ स्कोर मान लीजिए 185 जनरल का 185 to 190 हो, SC ST का 175-70 हो और जो है क्या कहते हैं OBC का इसी बीच में मतलब मान के चलिए कि 175 to 180 हो। तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, जब तक आप तैयारी में अपने नहीं लग जाएंगे तब तक सेफ स्कोर का जो है क्या कहते हैं कोई रोल मेरे हिसाब से नहीं रहता है। आप अपनी पढ़ाई पहले अपना सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस जैसा कि पहले आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, पहले वीडियो में आपको सिलेबस मिल गया है, सिलेबस देख लीजिए और सिलेबस देखने के बाद में आप अपनी तैयारी में जुट जाइए कि तैयारी इस तरीके से करिए कि कोई भी प्रश्न आए आपके सामने, 150 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिले तो आपको ये ना सोचना रहे कि यार इसको मैंने इस तरीके से पढ़ा था, अब इसका सही आंसर 2 में से 1 मुझको लग रहा है कि इसमें 2 में से 1 सही होगा, तो फिर A और B में आप जो है कंफ्यूज हो करके और जो सही है उसको आप टिक ना करके गलत टिक करके चले आए, वो भी कंफ्यूजन। तो पढ़ाई अपनी इतनी दमदार रखिए, इतनी जबरदस्त रखिए कि जब आपके सामने विकल्प आए तो आप उस पे आप जो भी ऑप्शन चूज करें उस पे दावे के साथ कह सकें कि ये ऑप्शन हमारा सही। फिर उसके बाद में हम अगला देखते हैं
तो लिखित परीक्षा पास करने के लिए कितने घंटे पढ़ना होगा? अब देखिए, ये आप पर निर्भर करता है। किसी किसी की जो बैठने की कैपेसिटी होती है, किसी किसी की पढ़ने की कैपेसिटी होती है, वो होती है कि एक बार वो बैठने पर 2 से ढाई 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी पढ़ सकता है। किसी की कैपेसिटी होती है कि वो 1 घंटे या आधे घंटे ही बैठ सकता है। किसी की कैपेसिटी होती है कि वो 15 से 20 मिनट ही लग कर के बैठ सकता है, फिर उसके बाद में उसे उठना ही उठना है, 10-5 मिनट का या फिर 1-2 मिनट का ब्रेक लेना है। या आज के टाइम में सबसे बड़ा कीड़ा जो चल रहा है फोन का, आपको फोन यूज करना है या स्क्रॉल करनी है या कोई अपडेट देखना है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करती हैं, एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके लक्ष्य से, आपके लक्ष्य से आपको दूर ले जाती है। तो जो मेरा मानने का तरीका है या जो मेरा मानना है या जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, वो ये रही है कि जब तक आपका शरीर साथ दे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बैठ करके पढ़ना शुरू कीजिए सुबह से शाम तक, बाकी सारे काम छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी नौकरी ये एक्वायर नहीं कर रही है कि आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी के पीछे लग जाइए। जरूरी है करना, मेहनत जरूरी है, आपके साथ आपका माइंडसेट ठीक होना चाहिए, आप में डेडिकेशन होना चाहिए, लेकिन आप मर के कोई चीज नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात यह है। तो लिखित परीक्षा पास करने के लिए कितने घंटे पढ़ना होगा? जितनी आप में कैपेसिटी है, ब्रेक ले लेके पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, जितना पढ़िए सटीक पढ़िए और उसको अपने दिमाग में रखिए और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए। आपने पढ़ तो बहुत सारा कुछ रखा है, लेकिन आपने उसका रिवीजन नहीं किया, तो फिर वो सारा का सारा एक तरीके से आपके दिमाग में पड़ा पड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब आप रिवीजन करते रहते हैं तो वो चीजें आप में क्या कहती हैं, घूमती रहती हैं आपके दिमाग में। आप कोई भी चीज देखोगे, कोई भी चीज पढ़ोगे, तो वो तुरंत आपके माइंड में स्टक करेगा। फिर उसके बाद में क्या है, डीवीपीएसटी। अच्छा चलिए, लिखित परीक्षा की तैयारी आपने कैसे करनी है वो आप पे निर्भर करता है कि आप में कितनी कैपेसिटी है बैठने की। लिखित परीक्षा आपकी होगी, सेंटर आपके अलॉट किए जाएंगे, जैसा कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो सेंटर आपने जहां से फॉर्म डाले थे या फिर जहां से जिन बच्चों ने फॉर्म डाले थे उनसे 15-20 किलोमीटर की दूरी के रेंज में ही सेंटर बनाए गए थे। फिर उसके बाद में एग्जाम करवाए गए थे इस तरीके से। लिखित परीक्षा मान लीजिए आपने पास कर ली, तो उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है? लिखित परीक्षा के बाद आपकी दौड़ होगी, और दौड़ में यदि आपने दौड़ भी पास कर ली तो आपको डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपने दस्तावेज अपने फॉर्म फिल करने में लगाए हैं, उन सारे दस्तावेजों को देखने के लिए बुलाया जाएगा, उसके वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा आपको, जहां भी सेंटर अलॉट होगा, जहां भी नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। फिर उसके बाद में अगला जो नंबर आता है वो आता है कि सैलरी क्या होगी। तो सैलरी आपको जो बेसिक पे है इसकी वो 21,700 है, और जो आपके हाथ में आनी है, यानी जो आपके अकाउंट में आनी है वो 30,000 से 40,000 के बीच में आनी है। मतलब 31, 32, 33 के समथिंग ये सैलरी होनी है। पढ़ाई कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, या फॉर्म आने के बाद शुरू करें या अभी शुरू करें? देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी होता है कि यार अभी फॉर्म आ जाएगा फिर पढ़ाई शुरू करते हैं, क्या ही लगना है, अभी पता नहीं फॉर्म आता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फॉर्म आता है कि नहीं आता है, आता भी है या नहीं आता है, ये सारी चीजें। तो मेरा मानना ये है कि जो हम कोई चीज टालते रहते हैं, जब भी टालना शुरू करते हैं तो फिर वो चीजें कहीं ना कहीं हमसे दूर जानी शुरू हो जाती है। आपने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आज मुझे इतने घंटे बैठ करके इन 4 पोर्शंस में से, यदि आप वाकई में डेडिकेटेड हैं अपने इस लाइफ को लेकर के और आपको जॉब पानी है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के तहत, तो आप एक अपना क्राइटेरिया निर्धारित कीजिए, आप अपनी एक कैपेसिटी निर्धारित कीजिए, देखिए कि हमारी कितनी कैपेसिटी है, बैठने की कितनी कैपेबिलिटी है हमें। आप बैठिए उतनी देर, एक छोटा छोटा टॉपिक लेकर के पढ़ना शुरू कीजिए, बहुत लंबा समय ना दे करके। जो बिगिनर्स हैं, जो चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवा दें, वो एक छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के बैठें और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि फॉर्म आना है ये बिल्कुल तय है। और समय भी 10, 12, 15 दिन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा समय इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, आप
अपनी तैयारी को इस तरीके से शुरू करें कि आप जो भी पढ़ें वो चीजें आपके दिमाग में हो, चाहे वो आप हिंदी के सेक्शन से पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप रीजनिंग के सेक्शन से पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप जीके जीएस के सेक्शन से पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद में, और हाँ, तैयारी कर देनी है, शुरू कर देनी है, बल्कि अभी से शुरू करनी है। इस तरीके की रणनीति के साथ अपने तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो बच्चा पिछले 2 सालों से यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लगा हुआ है, जिसने एक सिलेबस को कई बार पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया है, और जिस बच्चे ने अभी छुआ भी नहीं, सिलेबस का पता भी नहीं है उसे, तो आपकी अपेक्षा उसका जो है, उसकी वैकेंसी पक्की है कि नहीं पक्की? और अगर आपको भी कंपटीशन के इस रेस में दौड़ना है तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। अब देखिए, हमारा सेंटर है मिशन सिलेक्शन कोचिंग सेंटर रहा है, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन की सुविधाएं मिल रही हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तकरीबन शुरुआत हो चुकी है उसकी भी, और कई सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं हमारे यहाँ टीचर्स की, और जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस के बहुत अच्छे टीचर्स मिलेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को निमंत्रित करता हूँ कि आप आए हमारे सेंटर पे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। और ये है आपका जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस, पाठ्यक्रम, किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें, क्या लिमिट्स होने वाली हैं, क्या एलिजिबिलिटीज़ होने वाली हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। धन्यवाद। देखने को मिलेगा रितेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप जाइएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, अच्छा बुरा जो आपको लग रहा है, जिस तरीके से भी लग रहा है। जितनी भी हमारी कोशिश है कि हम आपको बेहतर ही दें, लेकिन हर किसी की कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो आप ज़रूर से उस चीज़ को बताएं अच्छे से, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी कमियों में सुधार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।